जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर जीएसटी यानी कि यूज्ड कार पर जो जीएसटी पड़ रहा है उसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे। क्या एक तरीके का कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है? क्या जीएसटी को लेकर कोई भ्रम पैदा हो रहा है? क्या जीएसटी को लेकर क्या आम आदमी पर जो है इस पर जो है बोझ पड़ सकता है, या जो कार डीलर हैं या उन पर बोझ पड़ सकता है, या इंडिविजुअल जिनके पास कार है अगर वो बेचने चाह रहे हैं तो क्या उस पर कोई बोझ पड़ सकता है, या उसको कोई लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है इत्यादि। इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जहां पर जीएसटी काउंसिल को लेकर हाल ही में जो है यहाँ पर मीटिंग हुई थी और उसके बाद यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो है यहाँ पर मीडिया इंटरेक्शन भी किया था, लेकिन वहां पर जो है उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक इन्फॉर्मेशन दे दिया था। उसके बावजूद यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया तमाम जगहों पर जो है हल्ला बोल हो चुका था। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसा कि चैनल का नाम ही देशभक्त डायलॉग है और यहाँ पर कोई हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, तो आज बात करेंगे यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आज हम मुद्दे की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो बड़े बड़े वकील हो, या ऑनलाइन यूट्यूब के अंतर्गत कोई टीचिंग कराता है, उनके द्वारा एक मिस इन्फॉर्मेशन इस प्रकार का क्रिएट किया गया है। हालांकि इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं जो सही गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन कोई गाइडेंस को घुमा फिरा के बिल्कुल चक्कर कटाने में लगा रहा है और इस प्रकार से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। चाहे वो लीडर्स हो या विपक्षी वाले हों, इस प्रकार का एक भ्रम पैदा हो रहा है। लेकिन उनका कहना भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उतना कुछ मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया गया है। आज इसी को आज हम गहन अध्ययन करेंगे। दोस्तों पहले क्या होता था कि यहाँ पर अप टू 1200 सीसी टू 1500 सीसी तक जो है यहाँ पर जीएसटी का जो दायरा था वो 12% हुआ करता था, यानी कि जो और अपर जो ऊपर वाली गाड़ियाँ होती थी और भी उस पर जो है 18% का जीएसटी हुआ करता था। लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है, एक यूनिफॉर्म कर दिया गया है। अब यूनिफॉर्म कर देगा, लेकिन अब मेन चीज यहाँ पर यह आता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया गया है, माना कि यहाँ पर जो मिस इन्फॉर्मेशन है वहां पर यह कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए की कार हमने खरीदी और उसको हमने यहाँ पर 8 लाख रुपए में बेच दी। जो 2 लाख रुपए का जो बीच में गैप आ रहा है, इस 2 लाख के मार्जिन पर जो है यहाँ पर 18% का जीएसटी देना होगा, जो कि यह सरासर गलत है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर यह गलत इंफॉर्मेशन क्रिएट किया गया है। अब समझते हैं कि यहाँ पर सही क्या है। यहाँ पर दोनों चीजों पर यह बात होती है, एक तो कंपनी लेवल पर होती है, एक डीलर, और नंबर दूसरा एक इंडिविजुअल पर लेबर होती है। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैंने 10 लाख रुपए की कार खरीदी और 10 लाख की कार खरीद के उसको मैंने यहाँ पर 5 लाख रुपए में बेच दिया। तो 5 लाख रुपए में मैंने दूसरे इंडिविजुअल को बेच दिया, यानी कि मैंने किसी अपने दोस्तों को बेच दिया। तो ऐसे वाले केसेस में यहाँ पर हमको कोई भी जीएसटी उस बंदे को यहाँ पर अदा नहीं करना पड़ेगा जो यहाँ पर खरीद रहा है। तो यहाँ पर ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। या हम दूसरे और एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने कोई गाड़ी यहाँ पर मान लीजिए कितनी की भी खरीदी, मैंने 15 लाख की खरीदी, 20 लाख की खरीदी, कुछ भी खरीदी मैंने, उसके जाके मैंने कार को डीलर को बेच दी, 5 लाख रुपए में बेच दी मैंने उस डीलर को। तो क्या वहां पर कोई जीएसटी अदा करना पड़ेगा? तो उस वाले केसेस में भी कोई जीएसटी यहाँ पर अदा नहीं करना पड़ेगा। और उसके बावजूद अब जब डीलर ने कार को खरीद लिया, मान लिया 20 लाख रुपए की कार को, तीसरे एग्जाम्पल से और समझते हैं। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैंने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, मैंने डीलर को कार बेच दी, तो वहां पर मैंने 5 लाख रुपए की कार बेची। अब उसने उस कार के अंतर्गत थोड़ा सा काम कराया, अंदर रंग बिरंगे करा दिए, डेंट पेंट कर दिया, टायर चेंज करते इत्यादि कर दी, तो सजा सुजू के कार को उसने और 2 लाख रुपए महंगी में बेच दी। तो 2 लाख रुपए में जब महंगी बेच दी, तो 2 लाख वाला जो महंगी बेचा, उस 2 लाख पर ही डीलर को यहाँ पर 18% जीएसटी अदा करना होगा। तो ये कंफ्यूजन को समझना बहुत जरूरी है। नंबर दूसरा क्या होता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो ऑनलाइन जो आजकल कार बेचते हैं, चाहे कार24 है या कार वाले है, कार वाला है, या इस प्रकार के जो कार वाले हैं, या मार्केट के अंदर तमाम तरीके जो कार डीलर बैठे हैं, जो उनकी फर्म बना के बैठे पड़े, एक उनकी शॉप है, फर्म है, तो उसके नाम से वो सेकेंड हैंड कार डीलर हैं। तो वहां पर जो है इसकी मार
वहां पर पड़ने वाली है, क्योंकि वो लोग जो है कार को इंडिविजुअल से सस्ते में खरीदते हैं और उसके बाद वो महंगे में बेचने की कोशिश करते हैं। इसके भी हम जो आम आदमी है उस पर इसके क्या नुकसान हो सकते हैं इसकी भी हम बाद में बात करेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर मान ले जाए मेरी एक कंपनी है, मैंने दूसरी कंपनी फर्म से एक कंपनी के नाम से मैं एक इंडिविजुअल यूजर हूँ और मैंने गाड़ी कंपनी के नाम से खरीद ली। मैंने 10 लाख की एक कार खरीदी और उसके बाद उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होते होते 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो गई। तो उसके बाद मैंने उस कार को मान लेना 7 लाख रुपए में बेच दी या 6 लाख रुपए में बेच दी। तो इस वाले केसेस में जो 6 लाख में बेची वहां पर 1 लाख, 7 लाख में बेची तो 2 लाख। तो ऐसे वाले में 2 लाख 1 लाख जो होगा इस पर जो है 18% जीएसटी हमको यहाँ पर अदा करना होगा। अब नंबर दूसरा यहाँ पर यह है कि इस पर भी जो है निगेटिव जब हो जाएगा, निगेटिव जो मार्जिन होगा उस पर जो है कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मेरी कोई कंपनी है, मैंने दूसरी कंपनी कोई फर्म से यहाँ पर कार खरीदी या कंपनी से मैंने कार खरीदी। तो कार जब खरीदी मैंने 10 लाख की कार खरीदी और उसके बाद उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होते होते उस कार की वैल्यू 5 लाख रुपए हो गई। अब उस कार को जो है यहाँ पर 4 लाख में जब बेच दिया जाता है, यानी कि 1 लाख रुपए का जो है यहाँ पर निगेटिव वैल्यू हो रहा है, तो वहां पर ऐसे वाले केसेस पे कोई भी जीएसटी हमको अदा नहीं करना होगा। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी हो गया। अब बात यहाँ पर आती है क्या इंडिविजुअल केसेस पे भी जीएसटी पड़ सकता है। मान लिया जाए जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि सन 98, 2000, 2003, 4 जब आप ये वाले जमाने में थे या युवा वर्ग में थे, तो आपने देखा होगा कि जो किसान बहुल एरिया हुआ करता था, हरियाणा, पंजाब इत्यादि जगह या उत्तराखंड में तराई वाला इलाका तो हुआ करता था उस जमाने में, हमारे जमाने में। तो हम जब बुलेट खरीदते थे, यानी कि जो पुरानी बुलेट हुआ करती थी, और जब 2010 या 9, 8 में 6 में हम उस बुलेट को खरीदते थे, वो बुलेट हमको महंगे रेट में मिल रही थी। यानी कि जो पुराने रेट थे उस रेट से वो महंगे दर पे वो बुलेट बिक रहे थे, थोड़ा सा काम करा के, यानी कि महंगे रेट में, क्योंकि वो बुलेट मार्केट के अंतर्गत नहीं थी, क्योंकि एक विंटेज बुलेट हो गई थी, एक क्लासिकल बुलेट हो गई थी, विंटेज बुलेट हो गई थी। तो उस वाले केसेस में जब मिल नहीं रही थी तो उसका रेट जो है मार्केट में ज्यादा है, लेकिन कागज में जो है उसकी वैल्यू कम है। ऐसे वाले केसेस में वही हिसाब जो है यहाँ पर कार में समझते हैं इसको। किसी के पास यहाँ पर विंटेज कार है, क्लासिकल कार है, किसी पुराने जमाने की कार है, उसने बढ़िया तौर तरीके से रखी है, सजा के रखी है, सब कुछ उसमें काम करा रखा है, यानी कि कार जब खरीदी 20 लाख रुपए की थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू मार्केट के अंतर्गत 5 लाख रुपए है। तो लेकिन वो जब 5 लाख रुपए वैल्यू है, लेकिन जब वो महंगे में बेच रहा है, मान लिया उस कार को यहाँ पर 15 लाख रुपए में बेच रहा है, हो सकता है 20 से ज्यादा भी बेच सकता है, 25 भी, 30 भी बेच सकता है। तो ऐसे वाले केसेस में उस वाले जो ज्यादा वाला पैसा होगा उस वाले केसेस में उस पर जो है यहाँ पर जीएसटी लगेगा। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो जीएसटी का जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो इन बातों को समझना। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या इंडिविजुअल पर कोई नुकसान होगा। जैसे कोई मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अगर मैं इंडिविजुअल अपने दोस्त को अगर कार बेचना हो तो उस वाले केसेस में मेरे को इस पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन नुकसान कब होगा कि आज के जमाने में क्या हो गया है कि कौन इंडिविजुअल को ढूंढने जाएगा, तो इतना किसी के बाद माथा पच्चीसी करने का समय नहीं है। तो जाएगा कहाँ? कार डीलर के पास ही जाएगा। जब कार डीलर के पास अगर जाएगा, जब मेरी कार की वैल्यू 5 लाख रुपए है, मुझे 5 लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन वो कार डीलर आपको 5 लाख रुपए किसी भी हालत में आज के दिन देगा ही नहीं, क्योंकि वो अपना जीएसटी का रोना शुरू कर देगा। यानी कि मार्केट जो है कार की इस प्रकार से गिरती चली जाएगी। तो यहाँ पर जब गिर जाएगी तो मार्केट वाला जो कार डीलर है या तो वो करेगा कार आपसे सस्ते में खरीदेगा और कुछ काम करा के महंगे में बेच देगा। तो वहां पर वो अपने लॉस को नहीं चाहेगा। तो इन चारों तरफ से जो है घूम फिर के जो है या तो कारों के रेट बढ़ सकते हैं, यानी कि सेकंड हैंड मार्केट में जो कार जो खरीदने वाले पर जो है नुकसान हो सकता है और बेचने वाले पर भी दोनों तरफ से नुकसान हो सकता है। तो इन बातों को कुल मिला के जो है आम आदमी के सर पर ही इसका ठिकरा फूटने वाला है। तो इन बातों को समझना है, क्योंकि इसकी पॉकेट जो है ना मार जो है आम आदमी पर ही पड़ने वाली है। मैं आपको समझा, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका हूँ कि यहाँ पर सेकेंड हैंड अगर हम कार खरीदते हैं तो डेफिनेटली हमको कार महंगी मिलने वाली है। और नंबर दूसरा, या तो फिर अगर हम कार बेच रहे हैं मार्केट के अंदर डीलर के पास, या तो हमको उसका सही प्रॉफिट या सही जो कार की वैल्यू हमारी है वो कार की वैल्यू हमको
कम मिलने वाली है। तो कुल मिला के जो है इंडिविजुअल पर यानी कि आम आदमी पर यानी कि पब्लिक पर जो है इसका ठिकरा फूटने वाला है, यानी कि बिजनेसमैन पर जो है इसका ठिकरा कम ही फूटने वाला है, क्योंकि बिजनेसमैन जो है अपना कुछ न कुछ साधन तो उपाय ढूंढ ही लेगा। तो इन बातों को समझना है मेरे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी को मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। और हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चाहे तो आप थैंक्स बटन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।